बेटा आज हम कक्षा 8 का पाठ 8 करेंगे महाराजा सवाई जय सिंह। इस पाठ में हम महाराजा की वीरता के अलावा उनके किस प्रकार से की वीरता के अतिरिक्त उन्होंने किस प्रकार से गणित में भवन निर्माण तथा खगोल विद्या का उनको गहन अध्ययन था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तथा उन्होंने 5 जगहों पर पर्यवेक्षणशालाएं खोली थी जिसमें उन्होंने खगोल विद्या पर आधारित ही वो पर्यवेक्षणशालाएं थी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ में ही कि भारतीय जो महाराजा जय सिंह थे उनको भारतीय न्यूटन भी कहा गया है। तो ये सभी हम इस पाठ के अंदर सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ते हैं हमारा 8 महाराजा सवाई जय सिंह भारतीय न्यूटन। तो पाठ है बेटा हमारा भारतीय महाराजा सवाई जय सिंह भारतीय न्यूटन। वर्तमान भारत के राजस्थान नामक राज्य की राजधानी जयपुर में राजकीय महल के निकट घूमते हुए सैलानी विभिन्न ज्यामितिक आकृति में लाल पत्थर से निर्मित दीवारों आदि को देखकर विस्मित हो उठते हैं। वे अनुमान नहीं लगा सकते कि ये भारी भरकम दीवारें सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न ग्रहों की गतिविधियों के अध्ययन तथा विभिन्न तिथियों की परिशुद्धता की गणना का आधार है। इतिहास के विद्यार्थी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हिंदू सभी त्योहार और पारिवारिक उत्सवों की तिथियों खगोल विद्या के तथ्यों पर आधारित होती हैं। प्राचीन काल में इन तिथियों की गणना हेतु ग्रंथ लिखे गए थे जो कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के उपरांत विदेशी शासक के अधीन भारत की दासता के साथ दुर्बल होने आरंभ हो गए थे। 17वीं सदी के अंत तक ऐसे अधिकतर ग्रंथ लुप्त प्राय हो चुके थे। इनके पुनरुत्थान का कार्य जयपुर नरेश महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने शासनकाल में किया था। महाराजा जय सिंह न केवल एक अत्यंत वीर सेनापति थे अपितु वे गणित, विज्ञान तथा खगोल विद्या की भी जानकारी रखते थे। उन्होंने जॉन नेपियर की रचनाओं का अध्ययन करके उनका अनुवाद भी किया। इसी कारण मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें सवाई अन्य राजाओं से 1.25 गुना की उपाधि दी। बताया गया है कि जो हिंदू संवत है इसके अंदर सभी जो त्योहार हैं, पारिवारिक जो तिथियां हैं, उन सभी की हमें खगोल विद्या के आधार पर इनकी जानकारी हमें मिलती है। और ये सारी चीज़ें हमें जो इसमें बताया कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में विदेशी शासन के अधीन भारत की दासता के कारण ये सारी धीरे धीरे लुप्त होती गई। और इनका पुनरुत्थान है वो नरेश राजा सवाई जय सिंह ने किया था। और इनकी जो जानकारी थी इनकी रचनाओं के कारण ही इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी, इसलिए इनका नाम हो गया सवाई जय सिंह। सवाई का मतलब होता है अन्य राजाओं से 1.25 गुना। महाराजा सवाई जय सिंह का जन्म 3 नवंबर 1688 में आमेर के शासक बिशन सिंह कुशवाहा के पुत्र के रूप में हुआ था। वे 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे, उनके पिता का देहांत हो गया। कि इनका जन्म हुआ नवंबर में, इनके पिता की मृत्यु तब हो गई तब ये 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे और इनके पिता का देहांत हो गया। 21 अप्रैल 1999 को उन्हें जयपुर नरेश घोषित किया गया। उस समय राज्य की अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। तो 11 वर्ष के जब ये थे तो इन्हें राजा बना दिया गया था। उस समय राज्य की अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। दिल्ली तथा आगरा के निकटतम होने के कारण इस राज्य के नरेश को बहुत सतर्क रहना पड़ता था। शाहजहां के शासनकाल के अंत तक मुगल दरबार में राजपूतों का बोलबाला रहा, परंतु औरंगजेब धीरे धीरे उनकी महत्ता को कम करता चला गया। जैसे को राजा बने केवल 6 ही मास हुए थे कि सम्राट औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण भारत में मुगल फौजों का नेतृत्व संभालने का आदेश दे दिया। राजा की आयु केवल 11 वर्ष थी तथा उनका विवाह शिवपुर के राजा की पौत्री से निश्चित हो चुका था। अतः राजा को सेना जुटाकर युद्ध हेतु जाने के 1 वर्ष का समय लग गया। मुगल सम्राट ने उनका मनसब और वेतन आधा कर दिया, परंतु उन्होंने युद्ध में इतनी छोटी आयु में भी अपनी वीरता के जौहर दिखाए। तो न केवल उन्हें अधिकार वापस दे दिए गए अपितु उनमें वृद्धि भी कर दी गई थी। यही नहीं, सम्राट के मंझले पुत्र आजम ने उन्हें मालवा सूबेदार नियुक्त कर दिया था। यद्यपि सम्राट ने इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया था। कि जो इसमें बताया है कि जो महाराजा जय सिंह थे इनके बारे में कि इनको जो औरंगजेब था उन्होंने युद्ध के लिए भेजा था तो उन्हें 1 वर्ष लग गया था और इस कारण से उनकी जो उपाधि थी मनसब की वो भी ले ली थी और आधा वेतन भी कर दिया था। लेकिन उन्होंने इस कम उम्र में वीरता के साथ दिखाया तो उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया था
और उनके औरंगजेब के जो मंझले पुत्र थे उन्होंने तो उसे मालवा का सूबेदार भी बनाया, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई तथा राजा जय सिंह के संकट कम होने के स्थान पर और बढ़ गए। नए सम्राट बहादुर शाह ने अपने छोटे भाई आजम को रास्ते से हटाकर राजपूतों को मुगल दरबार में से खदेड़ने की नीति अपना ली। अतः राजा जय सिंह ने मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों से मिलकर मुगल को समस्त राजस्थान से खदेड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उन्हें लगा कि उनकी जो समस्या है, संकट है, वो कम हो जाएंगे, लेकिन उनका जो बेटा था बहादुर शाह ने अपने छोटे भाई आजम को रास्ते से हटा दिया और राजपूतों को मुगल दरबार से खदेड़ने की योजना बनाई। लेकिन जय सिंह ने मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों को मिलाकर मुगलों को ही राजस्थान से खदेड़ दिया। विवश होकर सम्राट ने उन्हें आगरा और मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मुगल दरबार में षड्यंत्र चलते रहे तथा मथुरा के आसपास के जाट चूंडामन ने नेतृत्व में मुगलों पर आक्रमण करने लगे। सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने महाराज जय सिंह से सहायता की विनती की। जयपुर नरेश ने चूंडामन के भतीजे बदन सिंह को अपने साथ मिलाकर 1722 में जाटों को पराजित कर दिया। तदुपरांत बदन सिंह को वज्ररात की उपाधि दिलवाकर अपने अधीन जाटों का नेता बना दिया। सम्राट ने प्रसन्न होकर 1723 ईस्वी में राजा जय सिंह को राजेश्वर राजाधिकारी महाराज सवाई जय सिंह की उपाधि प्रदान कर दी तथा उन्हें मालवा का सूबेदार घोषित कर दिया कि उसके बाद में उन्हें राजा जय सिंह को राजेश्वर राजाधिराज महाराज सवाई जय सिंह की उपाधि प्रदान की गई। अब महाराजा जय सिंह ने अपने धर्म के उत्थान की ओर ध्यान देते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य प्रारंभ कर दिए। 1716 ईस्वी में ही वे एक अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। अब वे प्राचीन राजाओं की तरह दान पुण्य करने लगे। मुगल सम्राट को कहकर हिंदुओं पर औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में लगाए 2 कर टैक्स, जजिया तथा धर्म स्थल यात्रा पर उन्होंने हटवा दिए। समय ने महाराज का साथ दिया और मुगल सम्राट ने अचानक एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। प्रश्न था यात्रा को प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त का। राजा ने अपने खगोल विशेषज्ञ और गणित के विशेष ज्ञान द्वारा सम्राट के लिए मुहूर्त निकालने की पूरी सहायता की। सम्राट प्रसन्न हो गया तथा राजा ने पर्यवेक्षणशालाएं बनवाने का निश्चय कर लिया। युद्धों के चलते और मुगल दरबार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए उन्होंने 5 स्थानों पर पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। वे स्थान थे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। इन पर्यवेक्षणशालाओं की सहायता से ग्रहणों, उत्सवों, जो ग्रहण होते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उत्सव, त्योहार, ज्योतिष संबंधित व अन्य तिथियों की गणना परिशुद्ध रूप में होने लगी, जो कि यूरोपीय खगोल शास्त्रियों की गणना विधि से कहीं उत्तम मानी जाने लगी। प्रत्येक पर्यवेक्षणशाला को जंतर मंत्र का नाम दिया गया। प्रत्येक जंतर मंत्र के विभिन्न 5 विभाग थे। जो पर्यवेक्षणशालाएं थी उन्हें जंतर मंत्र कहा गया और इसमें 5 हैं वो आपके विभाग थे कि देखो बेटा यहाँ चित्र में आपको विभाग दे रखे हैं। तो पहला ये जो आपको दे रखा है राम यंत्र, फिर दूसरा है जयप्रकाश, तीसरा है आपका सम्राट यंत्र, चौथा है आपका दिंगश यंत्र और 5वां है आपका नारीवलम, ये जो दे रखा है यंत्र। तो पहले इसके बारे में राम यंत्र है ये बेलनाकार भवन जिसके मध्य में एक स्तंभ है तथा जिसका शिखर खुला है। ये देखो दिखा रखा है कि इसके मध्य में एक स्तंभ और ये ऊपर से खुला है। फिर दूसरा है प्रकाश नदोत्तर अर्धवृत्त, कैसा है ये? अर्धवृत्त के जैसा है। आगे है सम्राट यंत्र, वर्ष में 2 बार दिन रात की समानता दर्शाने वाला वहटपट कंपास। दिगंश यंत्र 2 वृत्तीय दीवारों से घिरा हुआ स्तंभ। नारीवलयम यंत्र एक बेलनाकार पट। दुर्भाग्यवश मथुरा स्थित जंतर मंत्र खंडित हो चुका है तथा दिल्ली का जंतर मंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा। उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में निर्मित शेष 3 जंतर मंत्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। महाराजा जय सिंह का अमर स्मारक है उनका बनाया हुआ जयनगर, जिसे आजकल जयपुर कहा जाता है,
20वीं सदी के आरंभ में इसे अंग्रेजों द्वारा गुलाबी नगर का नाम दिया गया। इस नगर की योजना 1725 ईस्वी में बनी तथा इसका शिलान्यास 1727 ईस्वी में किया गया। 1733 में जयपुर राज्य की राजधानी आमेर से जयनगर पहुंच गई कि जयपुर राज्य की राजधानी जो पहले आमेर थी वो जयनगर हो गई। यह नगर 3000 ईस्वी पूर्व के पुराने खंडरों के निरीक्षण के पश्चात प्राचीन शैली पर बनाया गया है। इस नगर का निर्माण प्राचीन शास्त्रों के विशेषज्ञ विद्याधर नामक एक ब्राह्मण की देखरेख में हुआ। ये किले दिखा रखे हैं बेटा आपको, आमेर का किला, आमेर नगर, ये आमेर का किला, ये जयनगर। महाराजा सवाई जय सिंह और भारतीय न्यूटन। महाराजा सवाई जय सिंह अंग्रेजी भारतीय वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के समकालिक थे। उधर न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज की तथा फिर अंतरिक्ष में ग्रहों के पर्यवेक्षण हेतु अपनी दूरबीन बनाई। और इधर महाराजा जयसिंह ने पर्यवेक्षणशालाएं बनाकर ग्रहों और उपग्रहों के गतियों के पृथ्वी पर प्रभाव की गणना करने का साधन जुटाया। और इसी कारण इन दोनों को क्या कहता है, इसी कारण से सवाई जय सिंह को भारतीय न्यूटन भी कहा जाता है। अब है आपके शब्दार्थ। खगोल यानी ब्रह्मांड आधारित निर्भर सैलानी यात्री, परिशुद्ध पूर्णतः शुद्ध, पुनरुत्थान पतन से उठाना, उपाधि पदवी मनसब सैनिक ओहदा, उत्तरदायित्व जिम्मेदारी, नदोत्तर भीतर को धसापेट, नतोदर भीतर को धसापेट, स्तंभ खंबा खंडित ढह चुका, विशेषज्ञ विशेष जानकारी। तो बेटा आपको ये शब्दार्थ है वो नोटबुक में नोट करने हैं और चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है। Good morning, 8th class. So let's start our today's maths class. So in the previous class we discussed our revision of exercise up to chapter number 6, and now we continue our syllabus from chapter number 7. So in chapter number 7 we have factorized the polynomials, factorize the algebraic expression। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहाँ पे क्या करा था, सिर्फ क्या करा था, एक्सपेंड करना सीखा था किसको, algebraic नंबर्स को आइडेंटिटीज में। अब इन आइडेंटिटीज को यूज करके हमें क्या करना है, उनको फैक्टराइज मतलब हमें इस फॉर्म में लेके आना है। इस हमारे पास इस फॉर्म में होगा अब, और किस में चेंज करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, फर्स्ट में 6 में चैप्टर में क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती थी और हमें आइडेंटिटी यूज करके इसमें चेंज करना होता था राइट हैंड साइड जो गिवन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड वाली गिवन और लेफ्ट हैंड साइड में हमें वो करना है। फैक्टराइज के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स किसके, 16xy के, 16xy के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 के लिखते हैं, क्या हो जाएगा 16 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 हो गए। अब x और y के कंसर्न में x सिर्फ एक ही है तो x एक ही बार और y एक ही बार है तो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट 24 के हम करते हैं, 24 x स्क्वायर y स्क्वायर है तो 24 के फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू 12 हो गया, 2 6 2 अगेन एंड 3 हो गया, 2 2 4 4 2 8 एंड 8 3 24। नेक्स्ट वन इज x कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो x को कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x, और y भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो y को क्या लिखेंगे, y मल्टीप्लाई y। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या 32xy स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 5 टाइम्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास x एक ही बार है तो x एक ही बार, और y 2 टाइम्स है तो y 2 टाइम्स। ठीक है, अब इनमें कॉमन वो करते हैं, कॉमन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नंबर, नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉमन, देन थर्ड वन इज कॉमन, और इसके बाद क्या हमारे पास कोई कॉमन नहीं है तो एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे x कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है सिर्फ हमें वही कंसिडर करना है। ठीक है, और y कॉमन है यहाँ पे हमारे पास, तो ये जो कॉमन है कितने हमारे पास 2 2 4 4 2 8 एंड 8 कॉमन है, और क्या है हमारे पास x कॉमन है और y कॉमन, ये तो कॉमन हो गए। अब ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू थी उसी को लिखते हैं, 16xy अपॉन में 8xy। ठीक है, माइनस में 24 क्या हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसके भी अपॉन में क्या लिखेंगे 8xy लिखेंगे, एंड माइनस 32xy का स्क्वायर है, इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे 8xy हो गया। अब यहाँ देखो 8 1 में 8 8 2 जा, तो यहाँ पे हो गया 8xy तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में क्या आ गया 2, xy से xy पूरा कैंसिल आउट तो 2 हो गया, माइनस 8 3 जा होता है 24। नाउ एक x यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे y 1 है और यहाँ पे 2 है तो एक कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा -3xy।
नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास 8 4 34 और यहाँ पे एक एक्स तो कैंसिल आउट पूरा और वाई की एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ एक वाई बचा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन में क्या करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनके फैक्टर्स लिखे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके 16। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2 × 2 4 टाइम्स हो जाएगा। और एक्स और वाई में क्या है हमारे पास सिंगल है, तो इसीलिए एक्स और वाई लिखा है सिंपली। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर था वाई स्क्वायर था, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा और वाई मल्टीप्लाई वाई, बिकॉज स्क्वायर क्या होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। और 24 के करें हमने फैक्टर हो गए ये, ठीक है। कैसे फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम से कर सकते हैं। 32 के फैक्टर निकाले इतने हो गए और उसके बाद x इंटू वाई स्क्वायर था, तो x सिंगल टाइम और y 2 टाइम्स हो गया। कॉमन फैक्टर हमने लिख लिए, जो तीनों में कॉमन है वही फैक्टर्स लिखने, कॉमन का मल्टीप्लाई करा हमारे पास आ गया दिस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये वैल्यू पूरी लिखेंगे, जो कॉमन फैक्टर उससे सबको डिवाइड कर देंगे, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज उनको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11x² y² प्लस 22 y² z² एंड 33। तो अगेन हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी यूज नहीं करनी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकाल के करेंगे। तो 11x² और y² के हम क्या लेते हैं कॉमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 इज अ प्राइम नंबर, सो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, या देयर आर नो फैक्टर ऑफ 11, सो 11 एज इट इज मल्टीप्लाई x कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो x मल्टीप्लाई x, y भी 2 टाइम्स है तो y मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हमारे पास 22 क्या हो जाएगा, y² और z² है, सो 22 इज 2 मल्टीप्लाई विद 11। नेक्स्ट में हमारे पास y² है तो y मल्टीप्लाई y, z भी स्क्वायर में तो z मल्टीप्लाई विद z, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है 33, यहाँ माइनस और प्लस का हम बाद में वो करेंगे, x y z है, सो 3 × 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई x, क्योंकि x एक टाइम है, y भी एक टाइम और z भी एक टाइम, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखते हैं हम, कॉमन सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे 11 है, उसके बाद x हमारे पास कॉमन नहीं है, y कॉमन है सिर्फ, ठीक है। जो तीनों में कॉमन है वो फैक्टर क्या है हमारे पास, सिंपली दिस है, तो क्या हो गया हमारे पास 11y तो हो गया कॉमन फैक्टर। उसके अलावा जो है उनको एज इट इज लिख देते हैं x² y² अपॉन में 11y प्लस 22 x² y² सॉरी y² z² अपॉन में 11y एंड माइनस 33 x y z अपॉन में 11y, ठीक है। जो कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है, अदरवाइज एज इट इज लिख देंगे। 11 से 11 कैंसिल आउट, y यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 कैंसिल आउट हो गया। 11y क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ 1 बचा और x² और एक y की टर्म भी है, ठीक है, प्लस साइन है। 11 2 कितना होता है 22, y से एक पावर कैंसिल आउट एज इट इज, बाकी एज इट इज, तो 2 y भी है यहाँ पे और z की पावर 2 एज इट इज है हमारे पास, माइनस 11 3 33 3 हो गया यहाँ पे, y की यहाँ पे पावर कैंसिल आउट, तो क्या बचा सिर्फ xz, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन फैक्टर, या दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन value. So now next question is, so in the next one we have to factorize by V grouping. V मतलब होता है again and grouping करनी है हमें, ग्रुप में मतलब कि ऐसे ब्रैकेट्स में लेकर उनको ग्रुपिंग में करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम टर्म्स को ग्रुपिंग में करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका वेरिएबल क्या है x है और यहाँ पे वेरिएबल x है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ax और यहाँ पे क्या है -x, तो -x हो गया, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे, दूसरा जो ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ देखो b है और यहाँ भी b है, तो इन दोनों को साथ लिख सकते हैं, लेकिन हमने प्लस फार लगा दिया, तो इनको एज इट इज लिखेंगे जो हमारे पास क्या है। अगर हमें इनको एज इट इज लिखना है, साइन में कंफ्यूज नहीं होना, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस लगा देते हैं, जो इनका साइन है वही एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे x है इसमें और यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा x कॉमन आ सकता है दोनों में से, और a यहाँ रह जाएगा, क्योंकि a के डिवाइड में अगर x करेंगे तो x कैंसिल आउट ax के डिवाइड में, और यहाँ इसके नीचे x आएगा तो क्या बच जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट में अब हमारे पास प्लस और यहाँ से b कॉमन आ सकता है, तो b हमने लिख दिया, ठीक है। अब b क्या होगा, नीचे जाके डिवाइड होगा, b को b से डिवाइड करा, क्या हो गया -1 आया, और यहाँ पे क्या हो गया ab को हम b से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा सिंपली a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ a -1 और यहाँ भी a -1 है, अगर मैं इसको अपोजिट करके लिख दूँ, यहाँ प्लस a है और माइनस a है ना, इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ a -1, वही तो है -1 प्लस a, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा है, कोई साइन चेंज नहीं करा है, सिर्फ क्या करा है इधर उधर लिखा है इनको, तो क्या होगा सेम वैल्यू होगा। अब यहाँ देखो a -1 दोनों में कॉमन है, तो a -1 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, सिंपली x आएगा, और यहाँ प्लस में इसको भी डिवाइड करेंगे नीचे, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में करे थे यही होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर बाय द रीग्रुपिंग ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा हमने,
जो लाइट टर्म्स है उनको एक ग्रुप में करा है, प्लस साइन लगाया, और जो यहाँ पे साइन है उनको एज इट इज करा है, उसमें भी क्या है लाइट टर्म्स है, तो लाइट टर्म्स नहीं होती तो हम क्या कर देते हैं, इनको ब्रैकेट्स में नहीं लिखते, सिंपली ऐसे ही पुट कर देते, ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या करा, अब हमने यहाँ इन दोनों में से दिख रहा था एक्स एक्स कॉमन है, तो एक्स हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या होता है, एक्स जब हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या होता है, दोनों से डिवाइड होता है, यहाँ डिवाइड करा सिंपली ए बचा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमने डिवाइड करा एक 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल आउट तो 1 हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास बी कॉमन था, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास दिस वन। अब दोनों यहाँ पे सेम दिख रहे, अगर नंबर्स ऐसे दिखे जैसे यहाँ पे 1 और माइनस ए होता तो हम क्या कर लेते, उसको a माइनस 1 बना लेते, कैसे, उसमें से माइनस हो करके, ठीक है। कैसे हो सकता था, देखो यहाँ पे अगर इन केस यहाँ पे 1 माइनस ए होता और यहाँ क्या है a माइनस 1 है, मतलब 1 के आगे माइनस होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस तो 1 हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, और वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो सिंपली क्या कर देंगे, माइनस आगे लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस साइन पे, क्योंकि बाद में हम जब दोबारा से माइनस लगाएंगे तो साइन फिर से सेम हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हमें क्या करना होता है, इन दोनों फैक्टर्स को सेम बनाना होता है, माइनस प्लस साइन से, तो हम क्या कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई या +1 से, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव अगेन रीग्रुपिंग में हमें करना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म है यहाँ 14, यहाँ पे 21 है, कॉमन आ सकते हैं उनमें से कोई ना कोई टर्म, 7 हो सकता है उनमें से, लेकिन सेकंड में देखते हैं यहाँ 3y और -5z है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5z माइनस 3y, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम वैल्यूज है, लेकिन क्या है माइनस प्लस साइन से डिफर है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ देखो -1 और यहाँ पे स्क्वायर में होगी वो वैल्यू, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या हो जाता है हमारे पास, -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 मल्टीप्लाई -1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू +1, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, ठीक है। तो स्क्वायर में हम क्या कर देते हैं, सिंपली उनका साइन चेंज कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्क्वायर में, ठीक है। इवन पावर्स में हम अगर माइनस प्लस का साइन चेंज भी कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, अगर बाहर भी लेके आएंगे तो क्या होगा, वो +1 में ही आएगी। कैसे आएगी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे -1 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, +1 बाहर ही आएगा, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई अगेन माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ से 3y माइनस 5z और उसका स्क्वायर -21, यहाँ क्या हो गया 3y माइनस 5z और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में सेम टर्म कॉमन है, ठीक है, सेम टर्म कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया, सिंपली इनको लिख दिया 3y माइनस 5z और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में 7 कॉमन हो सकता है, 7 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, यहाँ 7 से कर दिया, कितना आ गया अब हमारे पास आंसर, यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया -2, ठीक है। यही बचेगी सिर्फ, क्योंकि हमने क्या करा, अब इन दोनों ये जो वैल्यू है इसको पूरे से डिवाइड करा, ये तो पूरा कैंसिल आउट और 7 से ये कैंसिल आउट, 2 सिर्फ 2 बचा है, यहाँ पे माइनस साइन सेम रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे, होल फैक्टर दिस विल कैंसिल आउट एंड 7 3 जा 23, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -7 3y माइनस 5z और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन आ गया बाय रीग्रुपिंग, ठीक है। सिंपली क्या करा, हमारे पास दिख रही थी टर्म्स क्या थी, सेम थी, लेकिन क्या था उनमें माइनस प्लस का साइन डिफर था, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, माइनस से अगर हम वहाँ पे, क्योंकि यहाँ अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से -1 का स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, ठीक है, और -1 का स्क्वायर अगेन +1 और +1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने सिंपली इनको क्या करके साइन का एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करा, दोनों कॉमन हो गए, और जो आगे इनके कोफिशिएंट्स थे उनमें से भी हमारे पास एक कॉमन फैक्टर था, वो क्या था 7 से करा। अब हम क्या करते हैं, उनको ये जो कॉमन ले लेते हैं, इन सब से डिवाइड करते हैं सेम को, अब इससे करा तो ये पूरा कैंसिल आउट, 7 को इससे करा 2 आ गया और माइनस साइन सेम रहेगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया इससे, और 7 डिवाइडेड बाई 21 इज 3, ठीक है। तो 2 - 3 इज -1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, the rest of the questions we try in the next exercise. Thank you. Welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we have completed our 24th chapter and today we start our 25th chapter of third unit, disaster management. The name of our chapter is earthquake. पिछले चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा था व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, और आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, भूकंप, कि डिजास्टर मैनेजमेंट से क्या होता है, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, या नेचुरल डिजास्टर का ही एक पार्ट है अर्थक्वेक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोकसिंग पॉइंट आर अर्थक्वेक जोन इन इंडिया
safeguards against earthquake, coping the earthquake. Now we start our chapter. The sudden and violent shaking of the earth's surface is called an earthquake. कि अर्थ का अचानक और तेजी से हिलना भूकंप कहलाता है. They occur when the tectonic plate under the surface of the earth move against each other along their boundaries. कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब अर्थ के नीचे जो कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड इमेंस प्रेशर इज क्रिएटेड इन द सराउंडिंग स्ट्रेटास. दिस प्रेशर गैट रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स और सिस्मिक वेव्स. कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और ये प्लेट प्रेशर के कारण क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इस प्रेशर के कारण क्या होता है कि वो प्लेटें एकदम से हिल जाती हैं. और इसी कारण जब ये दिस प्रेशर रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स. कि जब ये हिल के जो वेव्स होती हैं वो चलती है अंदर से तो उनको सिस्मिक वेव्स कहते हैं. मतलब भूकंप आने से के लिए जो वेव्स चलती हैं उनको जब वो अंदर से अर्थ के अंदर से चलती हैं तो उनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं. द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज वेव्स ओरिजिनेट एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस इज टर्म्ड एज एपिसेंटर. कि जो अर्थक्वेक का पॉइंट होता है जहाँ से वेव्स स्टार्ट होती हैं उसको तो कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं. और जहाँ पे मतलब कि अर्थ के ऊपर आके जहाँ पे ये मिलती हैं उसको एपिसेंटर कहते हैं. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द एरिया नियर द एपिसेंटर सफर मैक्सिमम डैमेज. और अर्थक्वेक के टाइम पे जो एपिसेंटर होता है जहाँ से भूकंप मतलब कि स्टार्ट होता है अर्थ के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है. सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. कि अर्थक्वेक को पढ़ने की जो हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं भूकंप की उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं. एंड द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर नोन एज सिस्मोलॉजिस्ट. और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं. दे रिकॉर्ड द वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ. और ये जो उसका अर्थक्वेक का रिकॉर्ड रखते हैं वो सिस्मोग्राफ के द्वारा रखते हैं. The intensity of an earthquake is measured by using a scale known as the Richter scale. और भूकंप को हम जिस मापते हैं, जिस स्केल से मापते हैं उसको रिक्टर स्केल कहते हैं. ये बेटा आपके सामने डायग्राम है रिक्टर स्केल का. जब भूकंप आता है तो ये वायर है और ये एक सिलेंडर टाइप में लगा हुआ है. जब ये आता है तो ये हिलता है और वाइब्रेशन होती है और जितनी वाइब्रेशन होती है उतनी रेज आगे बढ़ती हैं तो उससे पता लग जाता है कि भूकंप कितना तेज है. अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया, इसको पढ़ने के बाद फिर हम मैप में देखेंगे एक बार. देयर आर मैनी रीजन्स इन इंडिया दैट फॉल अंडर द अर्थक्वेक प्रोन जोन. द एंटायर हिमालय बेल्ट इज वन इम्पोर्टेंट रीजन विच फॉल्स अंडर सिस्मिक जोन 5 वेरी हाई रिस्क. कि हमने जो सिस्मिक जोन है या जो अर्थक्वेक की जोन है उनको हमने 5 कैटेगरीज में बांटा हुआ है. तो जो हिमालय, भारत के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक प्रोन जोन है मतलब जहाँ पे भूकंप आते हैं, लेकिन हिमालय के आसपास का जो भी ये बेल्ट है वो वेरी हाई रिस्क वाले जो भूकंप आते हैं उनके अंडर में आता है. इट इज़ वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक एज इट लाइज बिटवीन द यूरेशियन एंड द इंडियन प्लेट्स. अर्थक्वेक इन द रीजन यूजुअली प्रोड्यूस एवलांसेस एंड लैंडस्लाइड्स कॉजिंग सर्व डैमेज ऑफ लाइफ एंड सेटलमेंट. और यहाँ पे इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि ये यूरेशियन और इंडियन प्लेट जो है उसके बीच में पड़ता है और एवेलांचेज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हिमस्खलन होता है, भूस्खलन होता है और लाइफ का और सेटलमेंट्स का डैमेज होता है. अदर अर्थक्वेक प्रोन जोन रीजन इंक्लूड कच्छ इन गुजरात एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. और दूसरा प्रोन जोन कौन सा है, कच्छ जो गुजरात में है और गंगा ब्रह्मपुत्र जो रीजन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है. अब आप मैप देखिए, ये एक इंडिया का मैप है. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाले जो पूरा हरियाणा इसका हिमालय की जो बेल्ट है वो पूरी, ये वाले जो बेल्ट है जो आपको डार्क में दिख रही है
ये क्या है, 5th में आती है। ये इधर ये डार्क है, ये जो ज़्यादा डार्क है वो सबसे हाई प्रोन है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा डार्क है वो 5th है, उसके बाद ये 4th है, फिर उससे कम हुआ, फिर ये 3rd हो गया, फिर ये 2nd हो गया, और लाइट जो सबसे लाइट है वो, ये देखिए आप यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी हुआ है कि जो सबसे डार्क है वो हाईएस्ट है, फिर थोड़ा लाइट तो हाई, फिर और लाइट तो मॉडरेट, फिर और लाइट तो लीस्ट एक्टिव, की यहाँ पे सबसे कम जो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो आप अपने मैप में भी देख सकते हैं। अब है द रीजन्स कम अंडर सिस्मिक जोन 4 आर ऑल्सो एट हाई रिस्क, की जो 4th जोन में आते हैं वो भी बहुत हाई रिस्क में होते हैं। इंडिया हैज़ विटनेस्ड मैनी अर्थक्वेक्स इन द पास्ट, भारत के अंदर बहुत सारे, भारत गवाह है कि बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं। सम ऑफ दीज ओक्योर्ड इन बिहार 1988, उत्तराकाशी 1991, लातूर 1993, भुज 2001 and Uri 2005. All of these were major earthquakes which caused severe damage to life and property. Building collapsed, road, bridges, communication and railway lines were also damaged. कि इस टाइम पे बिल्डिंग टूट गई थी, डैम बहुत सारा डैमेज हुआ था, लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी, और जो ब्रिज थे, जो रेलवे लाइंस थी, सभी डैमेज हो गई थी। और अभी एक यहाँ पे मोर अबाउट द प्रेजेंट है। ऑपरेशन मैत्री, इंग्लिश ऑपरेशन अमेठी वॉज ए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन नेपाल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि ऑपरेशन मैत्री एक अभियान चलाया गया था कि जब अप्रैल 2050 में नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने 15 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स दिया था इस अर्थक्वेक के ऊपर। मतलब इंडियाज रिस्पॉन्स वॉज स्टार्टेड विद इन 15 मिनट ऑफ द क्वेक, कि अर्थक्वेक आने के 15 मिनट के अंदर ही भारत ने सहायता पहुंचा दी थी। नाउ वी डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. Earthquake occur when the tectonic plates under the surface of the earth move against each other along their boundaries. When two plates move toward each other, an immense pressure is created in the surrounding stratas. The focus of an earthquake is the point from where these waves originate. The point on the surface of the earth directly above the focus is termed as epicenter. कि जहाँ से भूकंप निकलता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। जब टेक्टोनिक, जब प्लेट्स, जो अपनी प्लेट है अर्थ की, कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक जो भी प्लेट्स हैं आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है। और सडन एंड वायलेंट जो शेकिंग होता है उसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। और जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहाँ से वेव ओरिजिनेट होती है उसको फोकस कहते हैं। और ये स्ट्रेटा का मतलब होता है कि पास, जो जगह बनती है या जो आसपास की जो जगह होती है उसको स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स। दिस प्रेशर गैट रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स और सिस्मिक वेव्स। कि ये जो वेव्स उठती हैं इनको शॉक वेव्स या सिस्मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द एरियाज नियर द एपिसेंटर सफर मैक्सिमम डैमेज। कि अर्थक्वेक आने के टाइम पे जो एपिसेंटर के पास वाला एरिया होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, तो ट्रू है। सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर नोन एज सिस्मोलॉजिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए स्केल नोन एज द रिक्टर स्केल। कि हम अर्थक्वेक को किसके ऊपर मापते हैं, हम किससे मापते हैं अर्थक्वेक को, तो रिक्टर स्केल से मापते हैं। और सिस्मोग्राफ होता है। तो ये 3 टर्म्स है, सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, हु स्टडी अर्थक्वेक सिस्मोलॉजिस्ट, और जो ग्राफ मतलब कि जो जिस पे हम अर्थक्वेक को मापते हैं उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और जिस स्केल से मापते हैं उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। I hope students you understand this chapter and the exercise very well. Write down these exercise in your book, not in notebook. Only fill the exercise in your book and revise the chapter. Thank you. Have a nice day. Very nice morning to all my dear student of class 8.
This is Vinita ma'am. Student, as you know that we have completed our chapter 13 content. A few content is remaining. That chapter 13 was related to the sound. So student, we have done it's how the sound produce and what are the vibrations, what are its frequency, amplitude, and time period. Okay, now in this video I will tell you that what are the side effects or what are the noise pollution. Because student, as you know that there are so many loudspeakers and traffic, uh, due to the heavy traffic, there is a lot of pollution created in the environment and it harms our environment a lot. So in this video let's do the content, that is the noise pollution. Student, noise pollution is the disturbance produced in the environment by undesirable loud and harsh sound from various sources is called noise pollution. Student, क्या होता है, जितने भी हार्श मीन्स ऐसे साउंड जो हमारे नॉइज हमारे ईयर्स को प्लीजेंट नहीं लगते, वो सारे हमारे नॉइज पोल्यूशन के अंदर काउंट होते हैं, जो हमारी इच्छा के अगेंस्ट हो, अनडिजायरेबल हो. ओके, बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वर्क प्लेस पर, फैक्ट्रीज वगैरह पर, मशीनरीज का डिस्टर्बेंस, इन सब चीज़ों से बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है. हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, इट्स नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज, इसका बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. फर्स्टली है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई नॉइज़ लेवल कैन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग. अगर हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का म्यूज़िक सुनते हैं या नॉइज़ वहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो उससे हमारी हियरिंग्स जा सकती है, सुनने की क्षमता. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इफ़ वी डिडंट टेक द कंप्लीट स्लीप और कंप्लीट रेस्ट नहीं लेते हैं तो उससे फैटिग होती है, थकान वगैरह होती है. इट ऑल्सो क्रिएट हाई ब्लड प्रेशर, उससे हो जाता है हमें एनग्जाइटी, चिंता वगैरह, मतलब टेंशन्स बढ़ जाती हैं. नॉइज प्रोड्यूसेस हेडेक्स, ड्यू टू दैट हेडेक ऑल्सो क्रिएटेड इरिटेबिलिटी, मीन्स हमें इरिटेशन होने लगती है, कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हमारे सराउंडिंग में हमारा इन्वायरमेंट जो है. एंड नर्वस सिस्टम ऑल्सो इफेक्टेड बाय द हाई लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन. एंड नॉइज कैन ऑल्सो कॉज द नाइट विजन, मीन्स हमें देखने की जो क्षमता होती है, नाइट विजन जो हमारा रात का देखने का मतलब कैपेसिटी होती है, कलर ब्लाइंडनेस वी कैन से दैट, लाइक it also get defected by the noise. And what are the prevention and control of noise? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्टूडेंट, यूज़ ऑफ एम्पलीफायर्स, जो एम्पलीफायर्स वगैरह डीजे साउंड्स वगैरह होती हैं उनको बैन करना चाहिए पब्लिक एरिया पे, बिकॉज इट क्रिएटेड लॉट एंड लॉट्स ऑफ म्यूजिक हाई लेवल नॉइज. ओके, एंड व्हीकल्स जो कि होते हैं, बहुत से लोग आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू हाई साइलेंसर यूज़ करते हैं, सो दिस शुड बी ऑल्सो बैंड. ओके, मशीन शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे, मशीनरीज को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि उनके जो पार्ट्स हैं अगर वो वर्क कर रहे हैं इट क्रिएट मिनिमम नॉइज़. ओके, फैक्ट्रीज को भी हमें ऐसी जगह पर रिलोकेटेड करना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक रहती है उससे दूर होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है इनसे भी नॉइज़ क्रिएट होती है. सॉफ्ट कारपेटेड फ्लोर्स, कर्टेन्स, साउंड एब्जॉर्वर्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स गेट हाईली वेल, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, हेल्दी लिविंग्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो मतलब ग्लास, साउंड प्रूफ ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं, तो लाइक दैट. ओके, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जिनसे हमारा नॉइज़ कंट्रोल किया जा सकता है. नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द नॉइज़ पोल्यूशंस definition that you have to write it in your fair notebook. Disturbance produced in the environment by undesirable, loud and hard sound from various sources is called noise pollution. Okay, this you have to write. These are the short question that you have to write. The first one is what is the oscillation. Oscillation क्या होता है and time taken by an oscillating body को हम क्या कहते हैं. Oscillation student, I have told you that it's the true and fro motion और फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ, जो आगे पीछे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मेन पोजीशन से आगे पीछे इस तरीके का जो कंप्लीट मोशन होता है,
यहाँ से जाना वापस आना फिर यहाँ तक, ये पूरा दैट इज नोन एज द कंप्लीट ऑसिलेशन। और जो टाइम टेकन होता है दैट इज काउंटेड इन द टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज व्हाट इज साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे किसी भी चीज़ का मूव करना, एंड टू एंड फ्रो, ये दोनों ही सेम चीज़ में काउंट होती है। सो दैट इज द साउंड। ओके, इसके थ्रू वाइब्रेशन के थ्रू इसकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट होता है, दैट क्रिएट द साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिफरेंशिएट यू हैव टू डू द म्यूजिक एंड नॉइज। म्यूजिक इज द प्लीजेंट सेंसेशन एंड नॉइज इज द अनप्लीजेंट सेंसेशन दैट इरिटेट अस। ओके, स्टेट 4 इल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय। इल इफेक्ट्स आर दीज आर द इल इफेक्ट्स दैट हाई लेवल से लॉस ऑफ हियरिंग होता है, स्लीप नहीं ले पाते तो फैटिगनेस होती है, दैट आई हैव टोल्ड यू फ्यू मिनट्स अगो। ओके, एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक। इसमें अल्ट्रासोनिक दैट इज द ग्रेटर देन 20,000 एंड इंफ्रासोनिक दैट इज लेस देन 20,000। सो ये दोनों चीज़ें अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड्स में आती हैं। यू हैव टू डू इट इन योर फेयर नोटबुक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय। Friend, today in GK class, I Priyanka ma'am teach you about chapter number 25 of GK. Her class is 8th, so let's start our chapter number 25. Friend, chapter number 25 is departmental building. Okay, तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स के नेम गिवन है दैट आर फेमस फॉर सम रेजिडेंस प्लेस। ओके, फर्स्ट वन इज मेडका पैलेस। जो मेडका महल है वो किस लिए फेमस है? हियर आंसर इज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं उनका वो रेजिडेंस होता है, मीन्स आवास स्थान है। नेक्स्ट वन इज लोवर। लोवर क्या होता है? आंसर इज द एंशियंट पैलेस ऑफ किंग्स ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस के किंग है उनका महल होता था वो पुराना। नेक्स्ट वन इज 10 डाउन स्ट्रीम। जो 10 डाउन स्ट्रीम है वो किसका रेजिडेंस प्लेस? आंसर इज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है वो उनका आवास स्थान है। नेक्स्ट वन इज क्रेमिन। क्रेमिन क्या होता है? फोर्थ वन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रशियन गवर्नमेंट, फॉर्मली द पैलेस ऑफ जार्स। इसमें सी साइलेंट है, यहाँ जार्स बोलना है इसको, तो ये हेडक्वार्टर्स है रशियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट वन इज बकिंगम पैलेस। ये किस लिए फेमस है? आंसर इज फिफ्थ, ए रॉयल पैलेस इन लंदन बिल्ड बाय द डुके ऑफ बकिंगम इन 1903। नेक्स्ट वन इज कोटला। कोटला किस लिए फेमस है? आंसर इज द फोरमोस्ट पैलेस ऑफ दलाई लामा एट लासा इन तिब्बत। नेक्स्ट वन इज व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस किस लिए फेमस है? द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। एंड एट्थ वन इज स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड है वो किस लिए फेमस है? आंसर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मेट्रोपोलिटन पुलिस इन लंदन एंड ब्रिटिश डिटेक्टिव पुलिस। ये डिटेक्टिव पुलिस होती है, इनके हेडक्वार्टर्स को क्या बोलते हैं हम? स्कॉटलैंड यार्ड। नेक्स्ट वन इज रेड स्क्वेयर। जो रेड स्क्वेयर है वो किस लिए फेमस है? आंसर इज बिग स्क्वेयर इन फ्रंट ऑफ द क्रेमलिन कंटेन द म्यूजियम ऑफ लेनिन एंड स्टालिन। ओके, नेक्स्ट वन इज राइटर्स बिल्डिंग। जो राइटर्स बिल्डिंग है वो किस लिए फेमस है? सेक्रेटरीट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज केप कानावरल। केप कानावरल किस लिए फेमस है? आंसर इज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ यूएसए। यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका कंट्री है उसमें रॉकेट लॉन्चिंग के लिए जो स्टेशन बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं? केप कानावरल। नेक्स्ट वन इज
अबू सिम्बल टेम्पल। ये अबू सिम्बल टेम्पल है, ये किस लिए फेमस है? आंसर इज ग्रेट रॉक टेम्पल कवर्ड आउट द सोयल स्टोन इन इजिप्ट। ये एक रॉक टेम्पल है, मीन चट्टानों के बीच में बना हुआ टेम्पल है, इजिप्ट जो देश है ना उसमें। नाउ स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न दीज famous buildings. In your exam, the question can be asked like that: write 5 famous building of the world. तो आप इसमें से कोई भी राइट कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरह लर्न है। थैंक यू, हैव ए नाइस YouTube channel. This is for class 8. Students, as you know, we completed with define and difference between active voice and passive voice. Now let's start with the conversion or rules of conversion active to passive voice. Now students, let's start with the rules of conversion. Rules of conversion from active to पैसिव वॉइस। आज मैं आपको बताऊंगी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ रूल्स हैं। और वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट इज़, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। फर्स्ट रूल है हमारा, जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू नाउ examples. First example is Clara bought a new car. तो ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है और अ न्यू कार ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो ये सेंटेंस है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। ये हमारा किस में है? एक्टिव वॉइस में। सो स्टूडेंट्स, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज इनटू पैसिव। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है अ न्यू कार, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और जो हमारा सब्जेक्ट है चेंज टू ऑब्जेक्ट। बाय पुटिंग बिटवीन was or anything else we are going to make it changeable. पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। हाउ? सी, अ न्यू कार bought by क्लारा। तो इसमें क्या किया हमने? अ न्यू कार को हमने सब्जेक्ट बना दिया। बॉट बाय वर्ड यूज़ किया है हमने एक एक्स्ट्रा इसमें, और बोट हमारा क्या है? वर्ब है, और ये हमने सेम किस प्लेस पे पुट किया है, और क्लारा का सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। सो दिस सेंटेंस इज नाउ बिकमिंग पैसिव वॉइस। ये हमारा क्या था? एक्टिव वॉइस में था, और ये हमने क्या बना दिया? इसका पैसिव वॉइस। Now next rule is, and now second rule is according to this is by यूज़ करते हैं हम, और by क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। हम सेंटेंस में अभी आपने पिछले ही रूल में देखा, हमने बाय वर्ड यूज़ किया था, तो उसमें हमने बाय का यूज़ किया था, और वो बाय क्या होता है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन हम कब यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हम बाय यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम बाय वर्ड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद, लेकिन बिफोर
बिफोर सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हम बिफोर सब्जेक्ट बाय यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। सी हेयर, हिज फ्रेंड्स ट्रस्ट हिम। ये हमारा है एक्टिव वॉइस में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। ही ट्रस्टेड, he is trusted by his friends। अब इसमें जो हमने वर्ड बाय यूज़ किया है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, लेकिन हमने ये कब यूज़ किया है? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट हमारा ये था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन है तो ये सब्जेक्ट ही हमारे फर्स्ट सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में। तो इसमें क्या करेंगे हम? बाय हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे टू फॉर्म अ पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब हम ये बातें ध्यान रखेंगे, ये रूल्स हमें याद रखेंगे कि जो बाय वर्ड यूज़ हो रहा है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो रहा है। नाउ थर्ड रूल इज रिलेटेड टू आर पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑक्सिलरी। सो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस को हम चेंज करते हैं। जो वर्ब्स होती हैं एक्टिव वॉइस में, वर्ब्स इन द एक्टिव वॉइस, जो वर्ब्स यूज़ हो रही हैं हमारी एक्टिव वॉइस में, वो कैसे चेंज्ड टू अ सुटेबल ऑक्सिलरी, मतलब कि हम उसको चेंज कर देते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। कैसे? अब हम जो हमारी यूज़ एक्टिव वॉइस है, अगर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बना देंगे वर्ब्स को। कैसे? एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। एग्जाम्पल इज द पेंटर्स आर mixing the paint। मिक्सिंग द पेंट, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जो हमारी वर्ब है मिक्सिंग, इसको हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाएंगे। हाउ वी आर गोइंग टू यूज़? जो हमारा द पेंट ये है, जो द पेंट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। द पेंट। नाउ स्टूडेंट्स, सी हेयर, दिस इज द वर्ब मिक्सिंग। मिक्सिंग को अगर हम पास्ट टेंस में करेंगे तो पास्ट टेंस में यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें हमने द पेंट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। द पेंट इज बीइंग mixed by is used before the subject, you know here, by the painters. We changed it into the passive voice. So students, we completed with the 3 rules of the active voice to passive voice. Thank you everyone. Good morning students, welcome to online classes. This is Saroz from MLP International School Rajpura. Student, as we are doing right now our revision part, so approximately from chapter 1 to 6 has been completed from each class 6 to 8, and now we are just going to start the whole test paper also in the revision of the all classes from first chapter to 6. So in this regard, let us start. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। आज में जो है, आज की वीडियो में ये आपका पेन एंड पेपर टेस्ट 1 है। तो ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं आज जो है आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आपको ये करना है। अब देखिए यहाँ से अबाउट 230 million years ago it was the age of giant reptiles that lived up to 65 million of years। तो ये जो आपको करना क्या है, ये पैसेज आपको पढ़ना है, और पढ़ के, यहाँ पे मैंने आपको नहीं दिया हुआ है, नहीं मेंशन किया है, पढ़ के और समझिए, डिक्शनरी की हेल्प लीजिए,
और जो है यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। द एज ऑफ द डायनासोर लिस्ट अबाउट कितने एज का होता है ये डायनासोर्स, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है 230, 65, 165। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, तो वो आपको देखना है। तो 230 आएगा, तो 230 यहाँ पे कीजिए। मैं आपको नहीं बता रही बेटा, आपको ये जो है पढ़ना है पैराग्राफ और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। ये आपका एक शॉर्ट जो है टेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड देखिए, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनासोर? ये क्या है? वेरी बिग जो है फेयरफुल लिजर्ड का नाम है डायनासोर। इसका यहाँ पे यह मीनिंग, ये इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये मीनिंग है। व्हाट डिड द वेयर डिड द डायनासोर लिव? ये कहाँ रहते हैं? वेटलैंड्स और नियर द रिवर्स, रिवर्स के पास रहते हैं। Why did the dinosaur not serve them the atmosphere because of cold? तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है ये इसका आंसर है। They needed a hot sun to stay alive। तो ये यहाँ पे है डायनासोर्स वेर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और उनको जो है हीट चाहिए होती है सन से अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इनका एटमॉस्फेयर जो है पहले जो कोल्ड हो जाता है, तो इसलिए वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये यहाँ से इसका स्टार्ट है। यहाँ पे आप इसका देखिएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे क्या है? आपका राइट अ ब्रीफ नोट ऑन यूनिकॉर्न। सो स्टूडेंट, ये आपका यूनिकॉर्न का फोटो है और ये मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये है इन यूरोपन द यूनिकॉर्न वॉज बिलीव टू बी एंड ब्यूटिफुल एंड द स्पॉटलेसली व्हाइट हॉर्स विद अ सिंगल हॉर्न फ्रॉम इट्स फोरहेड। इट वॉज सेड टू दैट द हॉर्न हैड मेडिसिन power. In Japan, it was called to King Rin. When it saw an evil person, it go with his horn to him. तो ये मैंने आपका शॉर्ट में दिया हुआ है, ये आपको इसमें लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मैं आपको सिर्फ इसमें एक्सप्लेन करूंगी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से लेके 6 तक का जो है क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हुए हैं, वो आपको बताने हैं। Why did the chief minister want to retire from active life? चीफ मिनिस्टर जो है अपनी एक्टिव लाइफ से क्यों रिटायर होना चाहता था? क्योंकि ही वॉज बिकम ओल्ड और वो बाकी जो है अपनी ज़िंदगी लाइफ जो है भगवान की प्रार्थना में और सोशल वर्क करके गुजारना चाहता था, इसलिए वो रिटायर होना चाहता था। अब नंबर 2 देखिए, विच इज़ द ग्रेटर फेस्टिवल ऑफ केरला? केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? ओनम होता है। वाई डू द पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेट इट? और पीपल सेलिब्रेट, वो केरला के जो पीपल थे उसको क्यों सेलिब्रेट किया था? क्योंकि जो उनका जो है महाराज था, उसको जो है वामन का रूप धर के विष्णु भगवान ने उसको पाताल लोक में भेज दिया था। तो उसको तीसरा जो वरदान उसने अपने सर पे पैर रखा था उसके, तो उसने खुश होकर कहा था कि मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा था कि मैं अपने साल में कम से कम एक बार अपने लोगों के पास वापस आकर मिलकर उनको देखना चाहता हूँ। तो वो जो समय ओणम का है, तो वो ओणम समय है उसके वापस आने का होता है। ये 10 दिन तक मनाया जाता है। तो ये आपको जो है बताना है। अब नंबर 3 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन पेंडोरा ओपन द बॉक्स? जब पेंडोरा ने बॉक्स को ओपन किया तो क्या हुआ कि छोटी छोटी फ्लाइज जो उड़ करके आई एंड ऑल द बैड थिंग जस्ट फ्लो आउट ऑफ द बॉक्स। जो उसके जो पनिशमेंट जो ह्यूमन बींग को दी थी इसने जैकब ने, तो वो सारी चीज़ें निकल करके बाहर आई। ये आपको लिखना है। अब नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द किंग रिन डू व्हेन इट सॉ द इविल पर्सन? जो किंग रिन है, ये जो है जापान के लोगों का मानना था, वो क्या करता था? जब भी वो किसी एविल पर्सन को देखता था वो उसे हिट करता था। अब नंबर 5 देखिए, व्हाट डज द पैडलर मैन डू टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल? अब जो पैडलर मैन है वो क्या अट्रैक्शन करता था? पीपल्स को अपनी चीज को दिखाने के लिए। तो जो भी इसके पास सामान था, यूज टू जस्ट उसको स्ट्रक करता था और उसकी आवाज से ऐसा लगता था जैसे कि वो बेल बजा रहा हो, तो सभी लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। अब इसी तरह से अब देखिए बी, राइट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो ये भी आपका प्रीवियस उसी से है। द पार्टिसिपेंट्स हैड नो वर्क टू डू इन द रॉयल गेस्ट हाउस। रॉयल गेस्ट हाउस में पार्टिसिपेंट्स के पास कोई भी काम करने के लिए नहीं था। तो ये आप देखिए, इसका स्टेटमेंट ये आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है? अब यहाँ पे देखिए, वामना
कवर्ड द एंटायर अर्थ इन 2 स्टेप्स। ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। उसने एंटायर जो अर्थ वो एक ही स्टेप में किया था, ना कि 2 स्टेप में। अब ये है हार्मस थॉट पेंडोरा हाउ टू बी बोथ चार्मिंग एंड काइंड। अब जो है हार्मस ने देखा था, सिखाया था इसको पेंडोरा को चार्मिंग और काइंड, तो ये आपका फॉल्स है। अब नंबर 4 दी, द फोनिक्स कुड लिव अप टू अबाउट 500 ईयर्स। फोनिक्स जो है 500 साल तक जिंदा रह सकते थे, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। द पैडलर मैन नेवर फ्लोज एनी फिक्स्ड पाथ। जो पैडलर मैन है, यानी कि पैडलर मैन जो कारवां से अपनी पूरी फैमिली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसको ये नहीं पता होता उसको कहाँ जाना है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है कि वो कभी भी किसी फिक्स पाथ से नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप इसका 7, ये सी पार्ट है। चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे ये जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये वर्ड्स करेक्ट चूज करना है और इसको टिक करना है। तो मैंने आपका यहाँ पे टिक किया हुआ है। देखिए फर्स्ट का देखिए, द मोस्ट एलिजिबल पार्टिसिपेंट वुड बी अपॉइंटेड टू द रॉयल कोर्ट। जो कि एलिजिबल यानी कि जो सही पार्टिसिपेंट होगा उसी को जो है अपॉइंट किया जाएगा रॉयल कोर्ट में। नंबर 2 देखिए, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज, यहाँ पे है ईगर टू डू हिज बेस्ट, यानी कि वो अपना जो है बेस्ट देने के लिए तैयार थे। नंबर 3 देखिए, द मैन वॉज स्टिल वेल अहेड ऑफ ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स। और जो वो मैन था वो जो है सभी पार्टिसिपेंट्स के आगे जो जा रहा था वो स्टिल था, यानी कि रुक गया था। When Zeus came to know of it, he became furious। जब ज्यूस को उसके बारे में पता चला तो उसे क्रोध आया। नंबर 5 देखिए, they swarmed Pandora and stung her all over the body। वो वहां से गुजरे और उन्हें जैसे डंक मारते हैं इस तरह से उनको पिंच किया पेंडोरा को उसके पूरे शरीर में, जैसे ही उसने अपना बॉक्स ओपन किया। सो स्टूडेंट, ये क्या है आपको करना है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। पहले जैसे आपको पैराग्राफ मैंने दिया है तो आप इसकी रीडिंग करिए और जस्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। और इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता, यू कैन जस्ट कॉल मी बैक एंड आई कैन हेल्प इन दैट केस। लेकिन आई जस्ट वांट टू सी that how you just do the things. So student, as usual, what you have to do, always just in the end of the video I always request you that like the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click the bell icon. Thank you, take care.